खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बहुजन समाज पार्टी ने किनारा करने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए यह ऐलान किया कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मऊ से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। मायावती ने कहा कि पार्टी की कोशिश होगी किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट न दिया जाए। तो भीम राजभर मऊ से प्रत्याशी होंगे। इससे पहले मुख्तार अंसारी यहां से चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला मायावती ने किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि पार्टी की छवि बनाए रखने के लिए किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है बीएसपी ने और ट्वीट के जरिए इस बात की घोषणा की गई कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव है 2022 में, उसमें मुख्तार अंसारी बीएसपी की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये ट्वीट मायावती के ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं, जिसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है किसी भी बाहुबली या फिर माफिया आदि को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसके मद्देनजर ही ये बड़ा फैसला कि अब मऊ विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। चुनाव में किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देने का फैसला मायावती का। अब से कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और भतीजे ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और मायावती के इस फैसले को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये बड़ा ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। भीम राजभर होंगे अब मऊ से बीएसपी के प्रत्याशी। वो यहां चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के टिकट से। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देगी बीएसपी। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं देने का फैसला और इस बात का सार्वजनिक ऐलान ट्विटर के जरिए दर्शाता है कि साफ सुथरी छवि के साथ बीएसपी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट करके ऐलान किया है कि मुख्तार अंसारी को वो मऊ विधानसभा से अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी और साथ ही ऐलान किया है कि इस बार पार्टी की कोशिश होगी कि दागी और बाहुबली छवि के जो लोगों को उनको अवॉइड किया जाए, उनको पार्टी टिकट न दे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में कम से कम हिचक न हो और इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। यानी कि मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि मायावती आज भी क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हैं और जिस तरीके से वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है उसी पर वो काम करेंगी। मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी बीएसपी, इसका ऐलान हो गया है। उनकी जगह पर भीम राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष है बीएसपी के, उनको मऊ से टिकट दिया जाएगा। इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। मुख्तार अंसारी के लिए झटका कहा जा सकता है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई पूर्व विधायक सिकबतुल्ला अंसारी अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद माना जा रहा था कि अंसारी बंधु कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए आपका। और कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और भतीजे समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मायावती के इस फैसले को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने है। बड़ा फैसला मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है बीएसपी ने। बीएसपी ये कहना है कि जो भी बाहुबली है, माफिया है, उन्हें अब पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। अब साइकिल की सवारी मुख्तार अंसारी के भाई करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, उनके बेटे ने भी ज्वाइन किया है और मायावती के इस फैसले को इस फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अरे बैठो यार। और अब बात भारत की राजनीति की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शरद पवार ने कांग्रेस पर तीखा बयान दिया। पवार ने कहा कि कांग्रेस जमींदारों की तरह पुराने दौर से उबर ही नहीं पाई है और मौजूदा सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही।
ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये. तर मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो, ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है. असं जेव्हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या सोबणी यत्किंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात. एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते. लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाचल्या गेल्या. त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर येऊन बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी. नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी. ममता के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने ताल ठोककर कहा है कि ममता को वो फिर से हराएंगे. নির্বাচনে তাই আমাকে আবার দাঁড়াতে হলো এদের ষড়যন্ত্রের জন্য। বাট আমি একটা খুশি হয়েছি, আমি ভবানীপুরে আমার ঘরে আবার ফেরত আসতে পেরে। নিশ্চয়ই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি। बीजेपी स्ट्रांग है, वो मुख्यमंत्री को बीजेपी हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है, हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा, ममता बनर्जी को एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतराएंगी, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। मंदी और महंगाई के बीच सस्ती सब्जियों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अगस्त में हुई कम बारिश से सब्जियों की कीमतें 3 साल में सबसे कम हुई हैं, लेकिन कम कीमतों का पूरा फायदा महंगे डीजल के चलते लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं किसानों के लिए लागत का दाम तक निकालना मुश्किल हो गया है। मंदी और महंगाई के इस दौर में सब्जियों के दाम 3 साल में सबसे कम हो गए हैं। इससे लोगों की जेब पर तो बोझ घट गया है, लेकिन किसानों के लिए ये मुश्किल हालात हैं। थोक बाजार में ज्यादातर सब्जियां 3 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो के बीच बिक रही हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल की महंगाई के बीच खाने की थाली में केवल सब्जियां ही सस्ती हैं। दरअसल जिस हिसाब से मंडियों में सप्लाई आ रही है, उस लिहाज से अभी तक डिमांड नहीं है, जो सब्जियों के सस्ता होने की बड़ी वजह है। थोक बाजार में आलू 16 रुपए प्रति किलो, प्याज 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर 3 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो कुछ दिन पहले 1 रुपए प्रति किलो के भाव तक लुढ़क गया था। 2 महीने पहले हालात एकदम अलग थे, तब यही सब्जियां 10 से 30 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रही थी। वैसे भी यही सब्जियां रिटेल बाजार में जाते जाते डीजल की महंगाई के चलते थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। सब्जियों के दाम कम होने की एक बड़ी वजह है कि अभी तक डिमांड प्री कोविड स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। किसान से आमतौर पर जो मौसमी वेजिटेबल्स हैं, वो जैसे घिया है, किसान को 1 रुपए किलो का दाम मिल रहा है इस समय। तोरी है, भिंडी है, पेठा जैसे 2 या 3 रुपए किलो में किसान से बिक रहा है। तो इसके लिए किसान की लागत भी इस समय पूरी नहीं हो रही है, और पिछले 2-3 साल में सबसे कम कीमत इस बार किसान को मिल रही है। तो इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
इस बीच सरकार ने कुछ फसलों का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। चने का एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसान आंदोलन के बीच सरकार का ये फैसला किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश भी माना जा रहा है। एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। अब देखना यही है कि महंगे डीजल, खाद वगैरह से परेशान किसानों को इस एमएसपी की बढ़ोतरी से कोई राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो वो ऊंची लागत पर खेती करके उसे सस्ते में बेचने को मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो। व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि व्हाट्सएप चैट को इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पढ़ रही है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 3 साल पहले अमेरिकी सेनेट के सामने व्हाट्सएप मैसेजेस को सबसे सुरक्षित बताया था, लेकिन ताजा आरोप इस दावे को झूठा साबित करते हैं। चैटिंग किसी का शौक है तो काफी लोगों की जरूरत और सुविधा तो ये हर किसी के लिए है। चैटिंग में लोग अक्सर बेहद निजी बातें साझा करते हैं। ये सीक्रेट्स इस भरोसे के साथ शेयर किए जाते हैं कि जिस ऐप से बातचीत हो रही है वो इसे नहीं देखेगा। इसी भरोसे के चलते लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। मार्क ज़करबर्ग के इस दावे पर यकीन करके मैसेज करते हैं कि वो एंड टू एंड सिक्योर होता है, यानी एक बार भेजे जाने के बाद बीच में कंटेंट कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले नॉन प्रॉफिट न्यूज रूम ProPublica ने इस दावे को झूठा करार दिया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने गलत कंटेंट पर नजर रखने के बहाने दुनिया भर में 1000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे हुए हैं। ये प्रोफेशनल फेसबुक के स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से रोजाना लाखों यूजर्स के कंटेंट यानी प्राइवेट मैसेज, इमेज और वीडियो देखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। ये वो कंटेंट होते हैं जिनकी व्हाट्सएप यूजर्स रिपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा इशू है कि इसको अभी किसी नतीजे पे पहुंचना तो मुश्किल है। मेरे व्यू में अगर कोई नए रूल्स आते हैं तो रूल्स शुड बी सच कि वो डेटा को आप प्रोटेक्ट करें रादर देन यूजर्स को वल्नरेबल करें और उनको ये फीलिंग दे कि उनका प्राइवेसी इज अंडर थ्रेट। रादर देयर डेटा शुड बी मोर प्रोटेक्टेड। ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले फ्रॉड, स्पैम, चाइल्ड पॉर्न या आतंकी साजिश के दावे पर 1 मिनट से भी कम समय में फैसला करते हैं। यानी 2018 में अमेरिकी सीनेट को दिए गए फेसबुक के मुखिया मार्क ज़करबर्ग का बयान कंपनी के सिस्टम से मैच नहीं होता है। ज़करबर्ग ने कहा था कि व्हाट्सएप के मैसेज इतने सिक्योर होते हैं कि उसको कंपनी भी नहीं देख सकती। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम व्हाट्सएप के मैसेज को इसलिए देखती है जिससे ऐप का गलत इस्तेमाल करने वाले शातिरों की पहचान की जा सके। आज तक ब्यूरो।